नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं भारत प्राइम 24। हमारे खास कार्यक्रम हमारा सवाल आपका जवाब में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में आपके सामने कई ऐसे किरदार को लाते हैं जिनका समाज में एक बड़ा योगदान रहता है। जी हाँ, आपको हम आज बता दें कि जो हमारे साथ मेहमान है वो मेहमान कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। 2022 विधानसभा चुनाव में आपने इस चेहरे को देखा होगा जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, मेरे साथ हैं इस वक्त कांग्रेस नेत्री पूनम पांडे। पूनम पांडे जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में इतनी ज़्यादा चर्चा में आई, इतना सुर्खियां बटोरी कि प्रियंका गांधी ने खुद बुलाकर इनको टिकट दिया और शाहजहांपुर सदर से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। तो पूनम पांडे जी से आज हम तमाम सवाल करेंगे और जानेंगे इनका जो राजनीतिक सफर रहा है वो कैसा रहा है। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत प्राइम 24 पे। थैंक यू। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ। जी पूनम जी, बिल्कुल तमाम सवाल आपसे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि उन तमाम सवालों का बखूबी आप बेबाकी से जवाब भी देंगी। पूनम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यह है कि एक आशा बहू को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो राजनीति में आ गई? थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लाने वाले जो हैं वो मुझे लेकर आए हैं। और जो हमारे यहाँ जनसभा हो रही थी 9 नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री जी की सभा थी। केवल हम आशा वर्कर्स वहां पर ज्ञापन देने के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो ज्ञापन देने से भी हम लोगों को रोक दिया गया। उस सभा में केवल जनसभा का नाम दे करके क्या सरकारी अफसर ही बैठ सकते हैं? जनसभा है तो हर किसी को अधिकार है, लेकिन उस सभा में जाने से आशा वर्कर्स को रोका गया। यहाँ तक कि अगर मैंने अनुरोध किया उनसे तो मारा गया, घसीटा गया, जूतों से रौंदा गया। एक महिला अगर ज्ञापन देना चाहती है, आशा वर्कर्स अगर ज्ञापन देना चाहती है, तो महिलाओं के साथ ये शोषण हुआ कि वहां पर मुझे रोका गया, जूतों से रौंदा गया। तो ये शुरुआत हुई मेरी राजनीति में आने की। उसके बावजूद में जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था और सब पूरा चल रहा था, ऑनलाइन दिख रहा था, हर जगह उस पर लाइव चल रहा था, तो जब प्रियंका दीदी ने देखा है तो उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए लखनऊ। और बाकायदा मैं उनसे अपनी जो भी दर्द भरी फरियाद थी करने के लिए मैं उनसे मिलने गई हूँ लखनऊ। तो एक पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी, पूर्व प्रधानमंत्री की पोती और पूर्व प्रधानमंत्री की परपोती मुझसे मिलने आती है लखनऊ, और जिसकी जनसभा में इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इतना बड़ा शोषण हुआ। भाजपा सरकार जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और उसने यहाँ से एक महिला को ये भी जरूरी नहीं समझा कि उसी के खिलाफ FIR कर दी गई, मेरे ही खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं, एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। ये क्या समझेंगे जिनके परिवार भी नहीं है। तो इन्होंने मेरे ऊपर FIR की और उन्होंने मेरा सहयोग किया। मतलब एक महिला पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की, उच्च कोटि की भाई, और एक आम महिला की तरह आकर के मुझसे मिलती हैं और गले लगा करके मेरा इलाज भी कराती हैं। और यहाँ तक कि मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि कल तक मुझे कोई पूछता ना था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। प्रियंका दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा उपकार किया मेरे साथ। और ये भाजपा के लोग जो आज सत्ता में बैठे महिला सम्मान की बात करते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। एक महिला को एक ज्ञापन देने के लिए जूतों से रौंदा गया। तो ये मेरा सफर था राजनीति में आने का। उसके बावजूद जब मैंने सोचा कि आज मेरी बात उठाने वाला कोई मेरे ही शहर में मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो ये सोचकर मुझे ये एहसास हुआ कि जिनकी बात को दबाया जाता है, जिनकी आवाज को चुप कराया जाता है, जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, अगर मैं यहाँ से राजनीति में आती हूँ तो मैं उनका सहयोग कर सकती हूँ। अच्छा, ये मेरी भावना। पहला आपका ये चुनाव था 2022 का विधानसभा चुनाव। ये सफर कैसा रहा? क्या बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा? तमाम अनुभव आपने प्राप्त किए होंगे इस चुनाव से। और बीजेपी के दिग्गज नेता सुरेश खन्ना जैसे दिग्गज नेता आपके सामने थे, तो उस चुनाव में क्या सीखा पूनम पांडे ने? मुझे बहुत ही अच्छा लगा चुनाव में आकर के। मुझे ये लगता था कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पता है अगर हम चाहें तो हम एक आम नागरिक को भी अपना जनप्रतिनिधि बना सकते हैं। किसी
गरीब के घर के व्यक्ति को, देखो दर्द वही समझेगा जो भूखा रहता है। उसे पता नहीं होगा कि जो रोटी खा करके भाई वो 5 स्टार होटलों में खाना खाकर आ रहे हैं, एसी में बैठे, उन्हें क्या पता चलेगा कि गर्मी कितनी तेज है। हमारे उत्तर प्रदेश का किसान अगर खेतों में धूप से जूझ रहा है तो उन्हें क्या पता होगा जो एसी में बैठे हैं। तो हम अगर छोटे किसान के बेटे को, मजदूर के बेटे को, किसी गरीब घर की महिला को अगर हम राजनीति में लाते हैं, उसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो 100% ये सच है कि वो उनके दर्द को समझेगा, उनका सहयोग करेगा। मेरी तो भावना यही है, मैं उनका सहयोग। अच्छा, जो महत्वपूर्ण सवाल है कि कांग्रेस की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनसे आप प्रभावित हुई और आपने सोचा मुझे प्रियंका जी के साथ जाना चाहिए, मुझे कांग्रेस के साथ ही जाना चाहिए? मुझे देखो, सबसे पहली बात तो ये है, कांग्रेस की हर नीति बनाने वाली कांग्रेस है। देश को जो भी दिया कांग्रेस ने दिया। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम हमें आजादी के तौर पर तो राजनीतिक तरीके से आजादी मिल गई थी, देश में खाद्य आपूर्ति भी नहीं थी। जो भी दिया कांग्रेस ने दिया, ITI, GTI, शिक्षा व्यवस्था जो भी था सब कुछ कांग्रेस ने दिया। तो ये सारी जो फिर दूसरी लीडर एक आयरन लेडी जो इंदिरा गांधी जी, उनसे मैं काफी टाइम से ही भी प्रभावित थी। और जो ये इतना बड़ा कांड होने के बावजूद, भाई भाजपा कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे, यहाँ पर CM थे जिनकी जनसभा थी। तो वो एक व्यक्ति जिसकी जनसभा में किसी महिला के साथ अत्याचार होता है और वो चुप रहता है, पूरे देश को लाइव दिख रहा है, देश के मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है, गूंगी बहरी सरकार बने बैठे हैं। तो ऐसी सरकार का क्या भरोसा जो महिलाओं की बात उठाने की तो बात छोड़ो, उसे जूतों से रौंद रही है। अगर शिक्षक रोजगार मांगता है उसे लाठियां पड़ रही हैं। देश के भाई किसान को खालिस्तानी और आतंकवादी बोला जाता है। तो ये सारी नीतियां जिनसे मैं प्रभावित हुई, सबसे पहले तो मेरा यही कहना चाहूंगी कि इन भाजपा सरकार से कि इन्होंने जो महिलाओं को इतना घृणित तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये करना बंद कर दें। महिलाएं कोई जागीर नहीं है जिसको ये इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं उसका। तो ये सारी नीतियां हैं जो प्रियंका दीदी के द्वारा मुझे बुलाया गया, उन्होंने मुझे सहयोग किया और एक आम महिला की तरह मुझसे मिली। तो सबसे पहला तो इम्प्रेशन उनका यही बनता है कि देखो, मतलब राजा परिवार की एक महिला, उच्च कोटि की एक महिला, एक आम महिला से जो उनके एक नाखून के बराबर भी नहीं है, उससे इस तरीके से मिलती जैसे मेरे घर की मेरी बड़ी बहन। कभी सोचा था आपने कि प्रियंका गांधी के बगल में बैठकर आप बातचीत करेंगे, अपना दर्द उनको आप बताएंगी? कभी सोचा था आपने? तो ये तो भैया हम क्या कहें, उनका बहुत बड़ा उपकार है जो उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं जीवन भर उनकी आभारी भी रहूंगी, मेरा परिवार पूरा आभारी रहेगा। मैं पहली महिला हूँ अपनी घर से जिसने कभी पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा है, पुरुष तक सब गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। बाकी मैं ऐसी पहली महिला हूँ जो उनके मार्गदर्शन में मैं उन्हें अपना गुरु मानती और सच्चाई ईमानदारी से हमेशा ही कार्य करने की अगर उनको जरूरत हो तो मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि उन्होंने ही वो मुझे सम्मान दिया है जो आज मेरे लिए ये पूरा प्रदेश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है मुझे जिस नाम से। तो ये सिर्फ उन्हीं की देन है। परिवार से कैसा सपोर्ट आपको मिला जब आप आए, आपने दामन थामा कांग्रेस का? तो परिवार का रिएक्शन क्या था उस वक्त, और अभी किस तरह के सपोर्ट मिल रहा है उस समय भी मेरे परिवार से सब लोग यही कह रहे थे कि देखो, हमारे परिवार से कोई भी महिला कभी राजनीति में नहीं रही है, ये गंदी होती है, इसे मतलब आप इसे एक्सेप्ट मत करो। तो मैंने यही कहा कि एक बात मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर हर किसी को भाई सूरज बनना है तो पहले उसे अपने आप को तपाना पड़ेगा। तो हर किसी के अंदर ये ऊर्जा नहीं होती, हर किसी के अंदर इतना आत्मविश्वास नहीं होता है जो बाहर निकल सके। और मुझे अगर ये ऊर्जा मिली है भाई प्रियंका दीदी को देखकर, तो मैं इस ऊर्जा को खत्म नहीं होने दूंगी। उन लोगों के सहयोग में इसे लगाऊंगी जिनका सहयोग करने के लिए लोग आगे नहीं आते। तो मैं राजनीति में आने का मुद्दा ही मेरा यही रहा। घर परिवार वालों से भी मैंने यही समझाया कि राजनीति में जाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं उनका सहयोग कर सकती हूँ जिनका लोग बात दबाते हैं। क्योंकि मैं एक लीडर बनूंगी तो लीडर का मतलब है कि आप सभी जानते हैं आज नेताओं के वजह से बेचारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सब दबे बैठे रहते हैं। तो एक पावर मिल जाता है, इस वजह से समाज सेवा भी करती रहूंगी साथ में। और प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि मैं उनकी मदद के लिए आगे खड़ी हो सकती हूँ कि मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ और मैं इनका सहयोग करना चाहती हूँ, तो मुझे उसमें सपोर्ट भी मिलेगा।
भारत जोड़ो यात्रा संपन्न हुई। आपने देखा कि कई हज़ार किलोमीटर तक भारत जोड़ो यात्रा चली, जम्मू कश्मीर में संपन्न हुई जाकर। अभी शुरू किया गया है हाथ जोड़ो यात्रा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा, इससे क्या लग रहा है कि कांग्रेस को कुछ फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ यात्रा पर यात्रा करी जाएगी? देखो, कांग्रेस को फायदा तो 100% मिलेगा। फिर कांग्रेस को फायदा मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये जनता के सहयोग की भावना से यात्राएं की जा रही हैं। अगर राहुल गांधी जी, चले पहले लोग कहते थे कि वो तो राजकुमार है, सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है जो उन्होंने 35,000 किलोमीटर पैदल यात्रा की है। अभी सवाल खड़े हुए थे, एक कंटेनर पर सवाल खड़े हुए कि जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके पीछे जो कंटेनर चल रहे हैं, उस कंटेनर में हर एक सुविधा है, उसमें बेड है, एसी है, टीवी है, वॉशरूम है, वॉशिंग मशीन है, सारी सुविधा राहुल गांधी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। भाई एक बात बताओ, क्या हम खाना नहीं खाएंगे? खाना खाने के लिए हमें पूरे किचन का सामान चाहिए होगा। तो अगर इनको ये भी दिक्कत हो रही है खाना खाने से, तो इन्होंने तो पहले भी चेक करा लिया है। वहां पर इन्होंने चेक देखा कि ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। क्या कपड़े नहीं पहने जाएंगे? कपड़े धुलने के लिए कुछ तो चाहिए। इतने लोगों के कपड़े धुले जाएंगे तो कैसे धुले जाएंगे? खाना खाने के लिए वहाँ तेल, नमक, चीनी और सब चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें अगर वहां पर हो रही हैं, तो इनकी तरह वो 5 स्टार होटल से तो नहीं खा रहे हैं ना। वो तो अपना भाई जो हम खाना खाते हैं वही वो भी खा रहे हैं सबके साथ। तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? इनको प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी वैसे ही चल के दिखाए और उसी तरीके से ये भी कंटेनर में तैयार होकर निकले बाहर, तब तो पता चलेगा कि इनको कितनी। इन तमाम यात्राओं से 2024 में कांग्रेस कितनी मजबूत अपने आप को देख रही है। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन भी बीजेपी कह रही है कि 2024 में वो कर देगी, लोग दर्शन कर सकेंगे, इसका फर्क कितना पड़ेगा? 8 साल से क्या सो रहे थे? अभी इन्होंने, जब इनकी सन 2014 में सरकार बनी थी, तभी इन्होंने कहा था कि मैं राम मंदिर बनवा दूंगा। तब से क्या सो रहे हैं? अब 24 ही दिख रहा है इनको। इन्होंने क्या बोला है कि 400 दिन बाकी हैं केवल। तो 400 दिन में ये मतलब अपना ये प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं, कहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान दिखा रहे हैं, कहीं कुछ दिखा रहे हैं। तो 400 दिन बाकी है, ये सोच रहे हैं। हमारी सोच ये नहीं, हमारे लीडर की सोच ये नहीं है। हम जनता का सहयोग देखते हैं। अगर आज देखा होगा कि LIC और SBI बैंक का जितना भी पैसा है सब इन्होंने लोन के तरीके से अडानी जी को दे दिया। तो ये सारा पैसा जो है ये इनकी कमाई का नहीं है, ये खाता धारकों का। उसने अपने भविष्य के लिए वो पैसा इकट्ठा किया, अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा किया है, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए किया है। वो पैसा जो खाता धारकों का है वो बेईमानी के लिए इन्होंने अडानी को दे दिया। तो ये सारी समस्याएं जब वहां पर उठाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है, तो ये पारित अपना जो बजट भेजा जाता है वो पेश क्यों नहीं कर रहे हैं? इन बातों से क्यों भाग रहे हैं? ये सारी बातों के मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते हैं? हिंदू मुस्लिम बिकनी पर कहीं कहीं, पठान पर कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं। बाकी ये जो जितनी मेन समस्याएं, मेन मुद्दे हैं, उनसे क्यों भाग रहे हैं? ये क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं सारे बजट जो मांगे जा रहे हैं? अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो ये नोटबंदी की है इन्होंने, नोटबंदी का कारण क्या था? ये कारण नहीं पेश कर पाए हैं अभी तक। तब से लेकर अभी तक बताओ, कारण नहीं पेश कर पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा रहा है। और वो पैसा कहाँ है? काला धन जो इकट्ठा किया था इन्होंने, वो पैसा कहाँ है? वो बजट की तो बात छोड़ो, ये नहीं बता पा रहे हैं कि वो मतलब इन्होंने नोटबंदी की क्यों थी? सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा रहा है। इतने सारे आपने मुद्दे बता दिए हैं, इतनी आपने बातें बता दी बीजेपी की, लेकिन जनता तो लगातार बीजेपी को चुनना चाह रही है। आप देखिए ना, देखो ना, हाँ, आप अभी 3 दिन पहले जो चुनाव हुए उसमें 3 सीटें कांग्रेस की हैं और उसमें बाकी संगठन से बन रहा है। जो हमारा गठबंधन हो रहा है उससे बन रहा है। तो ये तो मुंह के बल गिरे हैं वहां पर। इन्हें वोट किस चीज में मिलेगा भाई? इन्होंने नंबर 1 मजदूरों को शोषित किया, नंबर 2 किसान को प्रताड़ित किया, नंबर 3 शिक्षा को 0 में ला दिया, 3 गुना फीस कर दी उसकी, रोजगार आज 0 है, भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है। तो इतने भ्रष्टाचार तो खत्म हुआ, बीजेपी कह रही हमने यूपी में करप्शन खत्म कर दिया है, हमारी सरकार जहां जहां हमने सारे करप्शन खत्म कर दिए हैं। मतलब भाजपा सरकार से आज मोरबी का पुल टूटने के बाद नरसंहार वहां पे कैसे हुआ? भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अगर आप बताते हैं कि एम्स तैयार हो गया है, एम्स वहां पर जब जाकर के कांग्रेस के लीडर्स देखते तो वहां पे बड़ी बड़ी सी घास खड़ी हुई है। ये इतने झूठ बोलने वाले लोग हैं जो कि मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है बिल्कुल।
नोटबंदी का पैसा कहाँ है भाई, बता दें एक बार। क्यों की बता दें एक बार, अगर भ्रष्टाचार नहीं है। ये कहते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, तो ये तो कभी भी झोला उठा के निकल सकते हैं भाई। इनका कोई भरोसा नहीं है कि जनता को ये आज देखा होगा कि कितना ज्यादा भारत पर कर्जा हो गया है। 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर उतना कर्जा नहीं लिया जितना कि और एक प्रधानमंत्री ने कर्जा कर दिया है। तो ये सब क्या है, आप तो निकल लोगे, देश को बर्बाद करके जा रहे हो, क्या तानाशाही कर रहे हो क्या? पूनम पांडे इतनी एक्टिव पहले भी थी, जब आशा बहुत थी कि जब आई कांग्रेस में तब इतनी एक्टिव हुई है। नहीं मैं भाई पहले से ही थी, अगर पहले से नहीं होती तो मैं हिम्मत कैसे कर पाती एक ज्ञापन देने की। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जब से मैं भाई आई हूँ तो ये लोगों का समर्थन और प्यार है जो मुझे इतना एक्टिव बना रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो ये पूनम पांडे जी थी जिनको आपने सुना, तमाम बातें इन्होंने कही। अब सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार 2024 में कांग्रेस जो है अपने आप को कहाँ मजबूत देखती है, और जिस तरीके से जो तमाम यात्राएं चल रही है, आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा, हाथ जोड़ो यात्रा, इससे कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो जो आने वाला वक्त है। और इस साल भी कांग्रेस के लिए ये इम्तिहान होगा। 9 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव है, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये 3 राज्य कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हैं। सवाल तो यही है कि आखिरकार इस बार जनता 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं किसको ऊपर भरोसा करती है, और 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कितना फ़ायदा मिलता है। अपने अगले कार्यक्रम में आपको हम मिलवाएंगे एक नए किरदार से। तब तक आप बने रहिए भारत प्राइम 24 के साथ। धन्यवाद।